अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अनवर काशिम मुमताज़ टैक्स और आपके साथ हाजिर हूँ। एक तरफ हुकूमत और FBI टैक्स निज़ाम को सहल करने का प्रचार करते हैं, दूसरी तरफ टैक्स बार एसोसिएशन ट्रेड बॉडीज़ की तजावीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बजट से पहले तजावीज़ का शोर शोरा होता है, लेकिन जब बजट के डॉक्यूमेंट हम देखते हैं तो 10% उन तजावीज़ में से कोई चीज़ बजट डॉक्यूमेंट का पार्ट होती हैं। ये क्या वजह है? हुकूमत क्यों नहीं इन तजावीज़ को कंसीडर करती जब बजट बनाती है? क्या हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा नहीं है? पॉलिसी मेकर जो हैं वो इसको अहमियत नहीं देते और इसकी वजह से पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम जो है कमज़ोर होता जा रहा है, टैक्स बेस कम होता जा रहा है और जितने लोग टैक्स में आने चाहिए उतने लोग टैक्स में नहीं आ रहे हैं और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हुकूमत भी सफ़र कर रहा है, डेमोक्रेसी भी सफ़र कर रही है, पाकिस्तान की माशियत भी सफ़र कर रही है। आज हमने अपनी स्टूडियो में दावत दी है जनाब आसिफ हारून साहब को, जो वाइस प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उनसे बात करेंगे कि बजट की जो तजावीज़ होती हैं जो पिछले कई सालों से दिए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे बात की जा रही है लेकिन कुछ उसका कोई अमल नहीं हो रहा। क्या वजह है और इस मसाइल में बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, बुनियादी मसला क्या है? आसिफ साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया। आप बताइए बुनियादी मसला क्या है जो लोगों को नजर आ रहा है कि ये एक एक्सरसाइज, फर्टाइल एक्सरसाइज हो गई है, बजट प्रपोजल जाते हैं वापस आते हैं और एक कोई आउटकम नजर नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो मेरे नज़दीक जो बजट प्रपोजल्स हैं या जो इश्यूज़ हैं जो फेस कर रहे हैं हम, उनको हम मुख्तलिफ हिस्सों में अगर हम उनको जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि जो इश्यूज़ हैं उनकी रिड्रेसल क्यों नहीं हो रही। ठीक है। अब जैसे मेरे नज़दीक जो बुनियादी मसला जो है वो ये है कि कुछ इश्यूज़ रिलेट करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप से रिलेटेड। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि हमने 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को और लेबर फंक्शन को हमने डिवॉल्व कर दिया। जब हमने इनको डिवॉल्व किया तो उसके बाद हर प्रोविंस ने अपने प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉज बनाए। अब जो लॉज बन के हमारे सामने आए हैं और जब वो अप्लाई हो रहे हैं तो उनसे जो इश्यूज़ जो अब एमिनेट हो रहे हैं, उन इश्यूज़ की जो रेजोल्यूशन जो है वो एक FBR या SRB या PRA के पास नहीं है। ये वो इश्यूज़ अब निकल के सामने आ रहे हैं जहां हमारी अब प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की लीडरशिप को बैठ के सोचना होगा कि इन इश्यूज़ को हम कैसे रिजॉल्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल नहीं, लेकिन ये आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये 28वीं तरमीम के बाद मेरे ख्याल में जब बनाई गई तो उस वक्त ये सोचा नहीं गया। उसके बाद भी कई दफ़ा इनकी जॉइंट मीटिंग्स हुई हैं, कई दफ़ा ये बैठे हैं, तो उसके कोई नताइज नज़र नहीं आ रहे। वजह क्या है इसकी? मतलब वजह इन माई पर्सनल व्यू इज़ दैट के जो लैक ऑफ पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन और जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हमारे यहाँ पे है, तो बहुत सारे जो जेन्युइन इश्यूज हैं जो बैठ के रिजॉल्व हो सकते हैं, बट वो रिजॉल्व इसलिए नहीं हो रहे कि बिकॉज देयर आर डिफरेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इन द डिफरेंट प्रोविंसेस। अगर हम इश्यूज की बात करें तो क्या इश्यूज में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने इश्यूज जो हैं वो ये कि जो प्रोविंशियल सेल्स टैक्स लॉ बने हुए हैं, कुछ प्रोविंसेस ने अपने जो सेल्स टैक्स हैं वो अपने सूबों के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है ना सिर्फ उन पे टैक्स लगाया है, मगर उन्होंने दूसरे प्रोविंसेस के अंदर भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, मगर सिर्फ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस यहाँ है, कोई बिजनेस। नंबर 2 इश्यूज, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें अभी भी बड़ा सीरियस डिस्प्यूट है कि क्या वो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। तो उनके हवाले से जो इश्यूज हैं वो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कोर्ट्स के अंदर है जी। तो ये इस किस्म के जो इश्यूज हैं, लाइकवाइज हमारी जो टैक्स बार है या ICAP है, इनकी तरफ से जो प्रपोजल जाती हैं, यानी इस वक्त मुल्क में 45 टैक्स डिफरेंट किस्म के लेवीज हुए हैं फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे। इन टैक्सेस को कंसोलिडेट करना और उनको एक प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके इन्फोर्स करके टैक्स कलेक्ट करना, ये एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नहीं, उसके लिए टैक्स पेयर जो है उसका मतलब तो बहुत परेशान होगा टैक्स पेयर। वो बहुत परेशान है। तो उस पर हमने जो तजावीज़ देते हैं वो हम ये देते हैं कि फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स के लिए फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके एक सिंगल रिटर्न फॉर्म पे एग्री करें और कहें कि हमें एक टैक्स पेयर से या बिजनेसमैन से एक ही रिटर्न फॉर्म पे हम उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट जब आप ये प्रपोज करें तो इसका मतलब आप ये प्रपोज करेंगे 4 कंप्लायंसेस की जगह एक कंप्लायंस हो। नंबर 1। नंबर 2 हमने कहा है कि आप एक ऑडिट अथॉरिटी भी, एक इंडिपेंडेंट ऑडिट अथॉरिटी हो जो कि एक बार एक टैक्स पेयर का ऑडिट कर ले। ठीक है। वो डिफरेंट प्रोविंसेस जो और जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो आज इस वक्त ये हो रहा है कि हर इदारा टैक्स पेयर का एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कर रहा है।
तो मुझे पीआरए से भी नोटिस आता है, एसआरबी से भी, एफबीआर से भी। तो उसमें हमारी जो तजावीज़ है, उसमें बुनियादी तजावीज़ ये है कि सिंगल रिटर्न फॉर्म, सिंगल कलेक्टिंग एजेंसी एंड सिंगल ऑडिट यूनिट। ठीक है, ये अच्छा, मगर ये कहने की बातें बहुत आसान है, मगर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो इस वक्त हमारी डिफरेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर हैं, उनको एक पॉलिटिकल डिफरेंसेस को सेट असाइड करके एक इन इश्यूज को देखना होगा कि ये इश्यूज हमें रिजॉल्व कर रहे हैं, पॉलिटिकल विल चाहिए। जब हम आसिफ साहब ये देखते हैं कि 18वीं तरमीम से पहले भी सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2000 था और उसका कलेक्टिंग एजेंसी एफबीआर थी, तो उसके बाद 18वीं तरमीम लाई गई और उसको बड़ा उसको प्रोपोगेट किया गया कि इससे जो एम्पावर हो जाएंगे सूबे, और इस पूरी एजेंडा के साथ आया गया। तो अब अगर आप वापस उसी की तरफ जाएंगे कि एक कलेक्टिंग एजेंसी हो जाए, एक अथॉरिटी हो जाए, तो फिर ये कैसे, फिर ये बात कैसे? देखिए, ये रिकंसाइल होती है, वी कैन कीप, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को छेड़ना नहीं चाह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप रिवर्स कर दें सिचुएशन, हम ये कह रहे हैं कि लॉज इस वक्त डिफरेंट प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात के तले अपना लॉ बनाएं। जब आप ये प्रपोज कर रहे हैं, हाँ, तो क्या आप रीजनल जो प्रैक्टिसेस हैं ये बिल्कुल, जैसे एक हमारी नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ इस वक्त एक बहुत ही एक रिवोल्यूशनरी इन्होंने एक चेंज लेके आए हैं, वहाँ हमसे ज्यादा सूबे हैं। अच्छा। मगर वहाँ उन्होंने एक जीएसटी लॉ लेके आए और इन्होंने वो जो डिफरेंसेस थे प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान, उन्होंने उसको रिजॉल्व किया है। तो अब उन्होंने एक सिंगल एक वेट लॉ लेके आए हैं, जीएसटी लॉ लेके आए हैं, और उन्होंने उन सारे प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट ने उस लॉ की वर्डिंग को एग्री किया है। तो सिमिलर वर्डिंग ऑफ द लॉ के साथ पे गुड्स जो है वो प्रोविंस स्टेट के पास थी और सर्विसेज जो हैं वो उल्टा था। मगर अब उन्होंने ये गुड्स और सर्विसेज के दरमियान बहुत डिफरेंसेस आ गए कि कौन सी चीज गुड्स है, तो उन्होंने अब इसका आसान रास्ता ये निकाला कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स फेडरल भी ले लेगी और प्रोविंस भी ले लेगी। उसका इन्होंने एक पूरा फार्मूला एग्री किया, एक जीएसटी काउंसिल बनाई है जहां सारे प्रोविंसेस के फाइनेंस मिनिस्टर और फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं और इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई लॉ बिल्कुल जीएसटी लॉ उन्होंने पास किया है, ना सिर्फ वहाँ की नेशनल असेंबली या जो भी वहाँ की है, और सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और प्रोविंशियल असेंबलीज ने वो उन लॉ को अडॉप्ट किया है। हमने भी आईकैप के अंदर भी हमने इस कॉन्टेक्स्ट में हमने एक काम किया है। वो काम ये किया है कि सारे प्रोविंशियल लॉज को हमने कहा है कि अलाइन कर दिया हमने कि एक कॉमन डेफिनेशन का चैप्टर हो, सारे प्रोविंसेस एक ही डेफिनेशन उठाएं। सारे हमने सर्विसेज के लिए भी हमने सारे जो कोड्स हैं उसके वो हमने कॉमन कोड्स असाइन कर दिए हैं। हमने कहा कि हर प्रोविंस के अंदर सर्विसेज सिंध में अलग नहीं हो और पंजाब में बिल्कुल एक ही सर्विसेज का डेफिनेशन होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये चीजें जो हैं, अब जो आपने जो पहला आपका जो सवाल था कि इश्यूज रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहे, तो इसमें जो पहला पार्ट था उन इश्यूज से रिलेट करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली तो सेटल हो चुके हैं, बट उनकी जो इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन के जो इश्यूज हैं वो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट ने और असेंबलीज ने बैठ के सॉल्व करने। ये तो एक पहला पार्ट होगा, रिकंसिलिएटरी मोड। दूसरा जो पार्ट है वो रिलेट करता है पॉलिसी लेवल इश्यूज से। पॉलिसी लेवल के जो इश्यूज हैं वो बेसिकली वो एफबीआर से हम गलत करते हैं, एफबीआर को एक्यूज करके कि वो रिजॉल्व एफबीआर कर ही नहीं सकता। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला हमारा जो इसमें सजेशन है वो ये कि पॉलिसी डिवीजन एफबीआर से ही निकाल दिया जाए। तो अगर हम ये बात कहेंगे कि एफबीआर को, तो एफबीआर तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिजॉल्विंग द इश्यूज विच आर रिलेटिंग टू द पॉलिसी, वो इश्यूज तो हमें गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। लेकिन आसिफ साहब, आप भी इस प्रोफेशन से वाबस्ता है, मैं भी हूँ, लेकिन इस जो हमने देखा है वो तो ये देखा है कि एफबीआर ही बजट बना रहा होता है जी। मतलब अगर आप कहते हैं कि एफबीआर की कसूर नहीं है, बजट तो एफबीआर बना, तो पॉलिसी तो ऊपर लेवल पॉलिसी हो ही नहीं रही, पॉलिसी मेकिंग हो ही नहीं रही। यही हमारा ये जो सारी खराबी है सिस्टम की। आज बजट बन रहा है, लास्ट ईयर का बजट प्लस माइनस 5-10% करके उन्हीं के ऊपर विदहोल्डिंग के रेट्स आगे पीछे हो रहे हैं जी। तो टैक्स इज एन इकोनॉमिक सब्जेक्ट, इट्स टैक्स इट्स नॉट अ सब्जेक्ट दैट कि आप फिगर्स को आगे पीछे कर दें। हमें देखना पड़ेगा पॉलिसी मेकर्स को कि किन एरियाज में टैक्स टू जीडीपी रेशियो खराब है, उनकी करेक्शन कैसे करनी है। जैसे इस वक्त जो हमारे रेशियो आ रहे हैं, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है 21% इनटू द जीडीपी, टैक्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया है जी, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, बट स्टिल उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की असिस्टेंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है कि वो किस तरह से एग्रीकल्चर को
से जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रही है। आप जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि ये प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं हो रहा वहाँ पे। जी बिल्कुल, वहाँ पे क्योंकि एग्रीकल्चर जो जीडीपी है, अब जैसे एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ फार्मर की है, मगर एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खेत से निकल के हमारी शॉप्स पे जब आ रही है इसमें बीच में 2 या 3 लोग इन्वॉल्व हैं जिनका कोई एग्रीकल्चर इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चीजों को देखना होगा। लाइक वाइज जैसे हमारी बहुत सारी प्रपोजल रिलेट करती हैं कि हम इस पे बात करते हैं, हम एक ब्रेक लेना है। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे सेगमेंट्स हैं, क्या क्या ऐसी इनकम है जिनको टैक्स नेट में आना चाहिए, और वो जीडीपी में तो अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं लेकिन बट टैक्स से रिलेटेड उनकी परसेंटेज जो है बहुत लो है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर इनकम है और दूसरे ऐसे हेड ऑफ इनकम हैं जिनको अपना कंट्रीब्यूशन टैक्स के मुताबिक देना चाहिए। आए अपने गेस्ट से बात करते हैं इस पे। जी आप कुछ कह रहे थे? जी, तो इसमें जो पॉलिसी रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसमें देखें हमने जो सजेशंस हैं हमारी वो हैं कि जैसे हम कह रहे हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम है, इट्स टोटली एक वो है कि एक डिस्टॉर्शन है इनटू द टैक्स रिजीम। मगर ये टैक्स रिजीम फाइनल टैक्स रिजीम जो है वो बहुत सारे सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने इम्पोज की हुई है। क्या गवर्नमेंट आज अफोर्ड कर सकती है इन सारी फाइनल टैक्स रिजीम्स को विड्रॉ करना? नहीं, हम ये समझते हैं, बट गवर्नमेंट को ज़रूर ये रियलाइज़ करना चाहिए कि एक ग्रेजुअल इसका प्रोसेस ऑफ एग्जिट होना चाहिए। इसलिए कि जब तक फाइनल टैक्स रिजीम एक इनकम टैक्स लॉ में रहेगी, ये इनकम टैक्स लॉ नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त बेसिक प्रिंसिपल जो है वो इनकम पे टैक्स होना चाहिए। बिल्कुल, आप कानून कोई बन जाए, कोई केस लॉ आ जाए, कोई भी, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो है इनकम पे गवर्नमेंट ने अपने आप को ईज करने के लिए मेरे ख्याल में एफटीआर का रिजीम बनाया गया। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो कंपोनेंट है इनटू द टोटल रेवेन्यू कलेक्शन वो हमारा 88% है। ओके। और अगर रीजन में अगर आप देखते हैं इंडिया में और श्रीलंका में और बांग्लादेश में तो दैट इज अराउंड 30 to 40%। उसकी बेसिक वजह यह है इस वक्त 40 से ज्यादा अब हमारे इस वक्त विदहोल्डिंग के सेक्शंस हो गए। तो ये इट्स और इनमें मोर और लेस तकरीबन सारे पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, मोर और लेस हम तकरीबन सारी विदहोल्डिंग्स को या तो प्रिजम्पटिव बनाया हुआ या मिनिमम बनाया हुआ है। तो दैट इज अ डिस्टॉर्शन इन दी इनकम टैक्स लॉ। तो आप क्या समझते, क्यों किया इन्होंने ऐसा? ये इट्स जस्ट बिकॉज आवर लैक ऑफ द capability of the FBR to enforce and collect the tax. That is the main reason that ये बहुत आसान है FBR और इनकी टीम्स के लिए ये टैक्स कलेक्ट करना। विदहोल्डिंग एजेंट जितने भी हैं वो उन पे सारी जिम्मेदारी डाल दी गई है इन सारे टैक्स को इकट्ठे करने की। और FBR की जो इस वक्त पूरी जो फील्ड फोर्स है वो उन जेन्युइन टैक्स पेयर्स पे अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ उनको नोटिस भेज रही है जो रिटर्न जमा कराते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए। ज़्यादा एफर्ट इनकी FBR की वहाँ होनी चाहिए जो लोग इस वक्त टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं कर रहे, और वो लोग एफर्ट वही होनी चाहिए जो आपके पास आ गया कम या ज्यादा जो भी है, लेकिन आप आ तो रहा है जो सिस्टम में है वो अंडर रिपोर्टिंग का जरूर इशू है, मगर उसको एक डिफरेंट तरीके से टैकल करना चाहिए। जो वो एरिया जो ऑल टुगेदर सिस्टम से बाहर बैठे हुए हैं उनको सिस्टम में कैसे लाना है। अगर आपने सिस्टम में बैठे हुए लोगों को तंग करेंगे तो जो ऑलरेडी बाहर वाला तो अंदर नहीं आएगा, जो अंदर है वो बाहर चला जाएगा। लेकिन उसकी एक मिसाल है, ऑडिट का इबाम अभी तक दूर नहीं किया इन्होंने। जी बिल्कुल, आप ऑडिट आज तक ये एक वो है कि हर साल ऑडिट हो रहा है, हर वक्त मॉनिटरिंग हो रही है, हर रोज हर साल आपकी हो रही है। 2140 में भी सेलेक्ट हो रहा है, 177 में भी सेलेक्ट हो रहा है, जबकि मेरा अपना ही ख्याल है कि 177 2140 की जरूरत नहीं है जब आपके पास 122 का सेक्शन है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपके 5 और 5A है। अनफॉर्चुनेटली 122 के लॉ में भी 2 प्रोविजंस हैं, एक 5A है और 5 है, और 5A को 5 की तरह यूज किया जा रहा है। बिल्कुल, वो तो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एक उसकी जो लिमिटेड स्कोप थी रिवीजन की, बट उसको प्रॉपर ऑडिट के पैराए में उसको यूज किया जा रहा है। इसके अलावा जो पॉलिसी रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसमें हमें देखना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए इंफॉर्मेशन जो हमें बैंक से FBR मांगता है मगर बैंक्स नहीं दे रहे। यहाँ ये इशू है जहाँ गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को, बैंक्स को और FBR को बैठ के ये फैसला करना होगा कि क्या हमें बैंक से इंफॉर्मेशन लेके टैक्स बेस बढ़ाना मुल्क के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है, या बैंक्स की
जो इंफॉर्मेशन की जो अवेलेबिलिटी है वो बैंकिंग सेक्टर की स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कोई भी चीज ले लें, बिजली का बिल ले लें, आप टेलीफोन सेल नंबर ले लें, कोई भी चीज ले लें, हो रही है। जरूरी नहीं कि आप बैंक के पूरे सेक्टर को छेड़ें, उनका पूरा बिजनेस को आप रुइन कर दें और उसके बाद आप ये काम करें। मेरे ख्याल में जरूरत इस बात की है कि वो FBI इस बात पे सीरियस हो कि उन्होंने 5 साल जो टैक्स में आपके ऑलरेडी लोग हैं उनको कोई छेड़ना नहीं है और उन लोगों पे काम करना जो बाहर हैं इस वक्त। बिल्कुल। जो एक और हमने सजेशन हम बार बार कहते हैं कि अपील का जो अथॉरिटीज हैं इनको आप प्लीज सेपरेट करें फ्रॉम द FBR। इस वक्त कमिश्नर अपील इज वर्चुअली अ नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी। इट्स लाइक अ रूटीन फॉर्मेलिटी कि आपने वहाँ अपील दाखिल करनी है और एक फैसला लेना है और फिर आगे जाना है। तो हम बार-बार ये सजेशन लेके आना है, कोर्ट से स्टे लेके आना है। अब हम बार-बार ये सजेशन देते हैं कि जो कमिश्नर अपील है उसको जब कमिश्नर अपील बन जाए तो वो फिर उसको वापस नहीं भेजें ताकि वो उसकी करियर ग्रोथ जो है वो अपील के प्रोसेस में ही उसकी हो। आज हम बात करते हैं, हमें हाफिज अजीज साहब ने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बात हमारी ये हो रही थी आज के बजट के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि 26 मई की डेट आ गई बजट की। तो हर साल एक ह्यू एंड क्राई होता है, बजट प्रपोजल्स मांगे जाते हैं, उस पर काम होता है और जब वो एक डॉक्यूमेंट बन के आता है तो उसमें नजर कुछ नहीं आ रहा होता। तो ये क्या एक्सरसाइज है? क्यों FBR बार एसोसिएशन के प्रपोजल्स को या ICAP के प्रपोजल्स को, ट्रेड बॉडी के प्रपोजल्स को कंसीडर नहीं करती? असल में बात यह है कि आज से कुछ अर्सा पहले तो ये होता था कि बार्स या चैम्बर्स या ICAP की तरफ से जो सजेशन जाती थी उन्हें उस माने लोग जो FBR में बैठे हुए थे वो उसे कंसिडर करते थे और उसको देख के प्रपोजल बनाते थे। सही। अनफॉर्चुनेटली पिछले 5, 6, 7 साल से सूरत हाल ये हो गई है कि हमारी भेजी हुई जो भी प्रपोजल होती है उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता जी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्योंकि हर साल इन्होंने अपने टारगेट बढ़ाए होते हैं जी, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो अपने हिसाब से जो समझते हैं उस हिसाब से वो अपनी तजावीज़ बनाते हैं और वही भेज देते हैं और वही अप्रूव हो जाते हैं और बाद में फिर परेशानी आती है। और बार एसोसिएशन जो प्रपोजल देती है उसमें रैशनल्स होते हैं, उसमें रीजंस होते हैं कि भाई किस चीज को किस तरह कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट किया जाए। उसमें तो होता है कि ये लॉ गलत है, इसको इस तरह करें, ये लॉ इसमें ये कमी है, इसको इस तरह करें, इसको रैशनल करें, इसको बढ़ाएं या इसको कम करें जी। तो उन चीजों को तो वो मानने को तैयार नहीं होते, इसलिए वो सारी डिस्कार्ड करके भी जाते हैं और उनको कोई कंसिडर भी नहीं करता। तो आप क्या समझते हैं? अब आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी तजावीज आनी चाहिए जो बजट प्रपोजल में चीजें बजट में डॉक्यूमेंट में आनी चाहिए जो कि इस निजाम को बेहतरी की तरफ ले जाए? चंद चीजें आप क्या समझते हैं? सबसे पहली बात ये टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से हमारी टैक्स रिटर्न जो है वो 10 लाख से 12 लाख के दरमियान घूम रही है। कभी वो 10 हो जाती है, कभी 10.5 हो जाती है, कभी 12 हो जाती है, कभी 11.5। तो टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा और इसमें जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो है इन्फोर्समेंट बिल नहीं है। हाफिज साहब, हम आपसे बात करते हैं, मैं ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आके आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, हाफिज अजीज साहब से बात करते हैं कि टैक्स बेस को कैसे बढ़ाया जाए। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हाफिज अजीज साहब से बात कर रहे थे, आए वापस उनसे बात करते हैं। हाफिज साहब जी, तो आप बता रहे थे कि टैक्स बेस के हवाले से। जी 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 प्लीज। आप ये ना टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी मुख्तलिफ शक्ल में बहुत ज्यादा डाटा मौजूद है जी। मिसाल के तौर पर कमर्शियल इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ठीक है, सुई गैस कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन, जो हमारी इंपोर्ट होती है फ्रॉम कराची एज वेल एज फ्रॉम सुस्त बॉर्डर, वो डाटा अगर यूज किया जाए तो टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट इनके पास मौजूद है। अब ये बातें देखें, ये बातें तो रोज सुबह शाम हम करते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं ना। हाँ, सर्वे देखें तो किसको पूछें, किससे सवाल करेंगे? ये पाकिस्तान का टैक्स निजाम रोज बरोज नीचे की तरफ जा रहा है। अब आप देखें 2000 में सर्वे हुआ, पूरे पाकिस्तान में लोगों का कुछ भी नहीं किया गया, उस पर कुछ नहीं किया। तो अब आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है और जिम्मेदार कौन है? इसमें क्लियर कट वजह यह है कि FBR जिम्मेदार है। उसके बाद इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज नहीं करते हैं। हर बजट में कह देते हैं कि इस साल हमने 2 लाख 3 लाख टैक्स पेयर बढ़ाना है, उसके लिए एक डाटा दे दिया जाता है कि इतने लाख हमने नोटिस जारी कर दिए।
कोई नोटिस जारी नहीं किए जाते हैं। जो नोटिस दिए जाते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो ऑलरेडी फाइलर होते हैं। ठीक है, उनकी रिटर्न आई जाती है, इनके पास डाटा ही नहीं होता। सही है। और जो वो लोग जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे उनको कोई नोटिस नहीं जाता। ठीक है, सारी बात गलत है। तो एफबीआर से सवाल करना चाहिए आप कह रहे हैं, लेकिन असल में एफबीआर तो नीचे आती है पॉलिसी मेकर के, हुकूमत के, मिनिस्टर के। तो हुकूमत पर है ना जी। नहीं, वो चाहिए कि गवर्नमेंट एफबीआर से पूछे कि आप जो हर साल हमें तारकर दे देते हैं जी, इस साल हम 3 लाख 2 लाख 5 लाख टैक्स बढ़ाएंगे। जी हाँ। इन दी एंड तो कुछ भी नहीं निकलता ना। जी हाँ। देखिए ना, इस साल 11 लाख 10 हजार कुछ रिटर्न नहीं आई, जो कि पिछले साल से भी कम है। सही है। तो टैक्स नेट बढ़ा के कम हुआ, तो अमली तौर पर तो कुछ नहीं हो रहा। ये है कि एक तजवीज और भी है टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से, वो ये है कि ऑल टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, खा वो ई मुल्क प्रॉपर्टी की हो, थ्रू रजिस्ट्री हो, थ्रू ट्रांसफर हो, थ्रू म्यूटेशन हो, उसके लिए एनटीएन सर्टिफिकेट मस्ट कर दिया जाए। सर गाड़ी की ये किया गया था, एनटीएन सर्टिफिकेट मस्ट कर दिया। देखें ये किया गया था, लेकिन उसके बाद इशू ये आया कि एनटीएन तो आपके पास थे लेकिन फाइलर नहीं थे, रिटर्न नहीं फाइल कर रहे थे। अब इशू इन्फोर्समेंट का आ जाता है ना। एक तो जब वो मस्ट कर देंगे, फिर वहां से डाटा लें रजिस्ट्रार ऑफिस से, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस से, और उसको यूटिलाइज करें ना। सही है। असल में बात ये है कि एनटीएन तो इशू वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एनटीएन तो बहुत ज्यादा इशू हो गए जी, लेकिन फाइलर नहीं है। जी हाँ। उनका पीछा नहीं किया जाता है। जी हाँ। जिनके एनटीएन इशू है उनका डाटा इनके पास मौजूद है, उनके एड्रेसेस मौजूद है। Why they are not issuing any notices to them? Sir, and why they are not making assessment? I think सेंस प्रिवेल कर जाए, और ये इस पे जो बातें हम कर रहे हैं, हमारे आसिफ हारून साहब बैठे हुए हैं जो हम इनसे पहले भी बात कर रहे थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि एफबीआर को जो है नॉन फाइलर्स या नॉन टैक्स पेयर्स के पीछे जाना चाहिए, रादर देन टैक्स पेयर जो ऑलरेडी आपके नेट में हैं उनको उन पे काम करें, लेकिन ये अदर वे राउंड हो रहा है। इसके लिए मेरी ये तजवीज होगी, लास्ट ईयर ये किया था गवर्नमेंट ने कि नॉन फाइलर के लिए टैक्स रेट्स और टैक्स लेवी जो है बढ़ाया था। मैं चाहूंगा कि इस साल भी अगर चाहें तो नॉन फाइलर के लिए फर्दर इनहांस करें, लेकिन उसके साथ साथ जो फाइलर हैं उनके लिए इंसेंटिव लाएं। ठीक है सर, ये आपका व्यू पॉइंट आ गया, हम इस पे बात करेंगे। अभी तक ये जो एफबीआर का एक व्यू पॉइंट है कि जी लोग स्टे ले लेते हैं और कोर्टों में केसेस पेंडिंग, आपका क्या ख्याल है? आप लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आप केसेस रोज जाते हैं, तो क्या सूरत हाल क्या है? नहीं देखिए, स्टे जो हम लेते हैं मोस्ट ऑफ स्टे वो है जिनकी अपीलें पेंडिंग है इनके पास, यानी कि कमिश्नर अपील जो कि सबऑर्डिनेट है एफबीआर का। जी हाँ। मेंबर लीगल के नीचे सबऑर्डिनेट। सबसे ज्यादा पेंडेंसी अपील की कमिश्नर अपील्स के पास। ठीक है। और उसी का हम जाके स्टे लेते हैं हाईकोर्ट से कि जी वो हमारी अपीलें नहीं डिसाइड कर रहा है, हमें स्टे दिया जाए और आउट ऑफ टर्न रिकमेंड किया जाए। ठीक है सर, आपको पॉइंट सर की डायरेक्शन के वो अपीलें डिसाइड नहीं, पॉइंट आपका नोट कर लिया सर, थैंक यू वेरी मच। फिर आपको इंशाल्लाह किसी वक्त जहमत देंगे, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आसिफ की वो बात कर रहे थे कि जी नॉन फाइलर्स पे काम करना चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा पेंडेंसी वो कह रहे थे कमिश्नर अपील की, आपने कहा कि उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा पेंडेंसी वहां पे क्या है? मेरे ख्याल में मसाइल तो सबको आगाही है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा शायद। अब अगर हम स्पेसिफिक कुछ इश्यूज पे आ जाएं जो हम बात कर रहे थे 122(5) और 122(5) की ए की, तो उसमें देखें ऑडिट के हवाले से आपकी क्या तजावीज़ है कि ऑडिट होना चाहिए? जी बिल्कुल, ऑडिट बिल्कुल होना चाहिए, बट ऑडिट के लिए जो डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं इस वक्त जो कमिश्नर के पास और हर टैक्स ऑफिसर के पास, उनको थोड़ा सा हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है, और एक प्रॉपर पैरामीटर्स हों और सर्कमस्टांसेस हों जिसके अंदर जो है किसी एक टैक्स पेयर का ऑडिट हो। लेकिन वही एक्सरसाइज हर साल ऑडिट होना जरूरी है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऑडिट जो है वो हर साल होने, इसलिए कि अदरवाइज तो फिर सेल्फ असेसमेंट स्कीम का फायदा खत्म हो गया। तो ये तो बुनियादी बात है, और अगर ऑडिट अगर हो भी तो वो फिर कोई एक ऑफिसर जो कर रहा है ऑडिट, वो फिर एक पूरे उसके टैक्स अफेयर्स, चाहे इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, वो एक बार सही तरीके से उसको देख ले, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो इश्यूज हों उन्हीं इश्यूज को फिर आगे जाके उसको जो है ना सब्सिक्वेंट पीरियड में उसको देखा जाए, रादर देन कि हर साल उसका पूरा ऑडिट हो। उससे यही जो रीज़न है फॉर डिक्लाइनिंग इन दी फाइलर्स, वो रीजन यही है कि जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं वो बहुत ज्यादा डिस्करेज होते हैं, वो आपके एम्बेसडर की बजाय वो नेगेटिव आपकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है
113C है, फिर तो ये आप क्या समझते हैं, ये इनकम टैक्स कानून के मतनाज़ी है या ये सही है इस तरह की? देखिए, ये जैसे अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है वो इस वक्त दुनिया में तकरीबन 10 से 12 कंट्रीज में मौजूद है और उसकी बेसिक रीज़न यह है कि चूंकि इस वक्त हमारी अकाउंटिंग इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर इतनी वेरिएशन है और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं वो एक बंदा एक ट्रांजैक्शन जो है वो एक डिफरेंट तरीके से उसकी अकाउंटिंग कर रहा है और दूसरे तरीके से कर रहा है। तो बहुत बार ये हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द मैनेजिंग द अकाउंट्स यू कैन, आप अपने प्रॉफिट्स को या आपने उसको मैनेज कर रहे हो। तो ये जो इन्होंने सेक्शन इंसर्ट किया हुआ है तो ये इन अकॉर्डेंस बेसिकली उसका इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल करने के लिए है कि आप या तो टैक्सेबल इनकम या अकाउंटिंग प्रॉफिट दोनों में से जो हायर है उसको आप करें ताकि अकाउंटिंग इनकम पे भी चेक एंड बैलेंस हो कि ये कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर। बट कहने की बात यह है सारी कि इस वक्त जो हमारे पास सिर्फ ACT नहीं है जो एक उसके अंदर डिस्टॉर्शन है, देयर आर अदर टैक्सेस एज वेल। फॉर एग्जांपल आपका मिनिमम टैक्स रिजीम एक 113 की है और एक सर्विसेज की मिनिमम टैक्स रिजीम है। लाइकवाइज वी हैव द सुपर टैक्स, likewise we have a separate block of income category जी। और फिर इसके अलावा टैक्स ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड। आप इसमें क्या प्रपोज करते हैं? मतलब ये देखें, ये सारे वो मेजर्स हैं जो कि एडॉक मेजर्स हैं जो कि एक टेम्पररी मकसद के लिए लाए गए थे मगर उनको परमानेंट बेसिस पे उसको यूज़ किया जा रहा है। लाइकवाइज मैं जो हाफिज इदरीस साहब ने कहा कि नॉन फाइलर्स का रेट बढ़ाया जाए, बिल्कुल आप बढ़ाएं मगर दैट विल नॉट हेल्प दी इशू। वो अगेन एक नया रास्ता मिल जाए इनको और वो इस पे काम करते रहेंगे। नॉन फाइलर्स आप देंगे वो सिस्टम में नहीं आ रहा, तो इसका इशू और अनफॉर्चुनेटली नॉन फाइलर्स के ऊपर रेट बढ़ा के FBR अपना रेवेन्यू टारगेट उसको यूज कर रहा है कि टू मीट द रेवेन्यू टारगेट रादर देन एक्सपेक्टिंग द टैक्स बेस। अच्छा, ये जो की स्कीम थी जो पहले हम बात करते थे, FBR कहते थे हम इससे टैक्स बेस बढ़ाएंगे, तो वो तो शायद मेरे ख्याल में पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। फिर इसी तरह उन्होंने सेल टैक्स में लिया, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, उस पर भी कोई आपको नजर नहीं आ रहा कोई चीज? ये सारे देखें दैट these type of taxes are in fact in my opinion is the admission of the failure of the FBRs and its team. Enforcement का failure है। आप further tax और extra tax और थर्ड स्केड्यूल में रिटेल प्राइस, ये क्या टैक्सेस हैं? ये वो टैक्सेस हैं जो आप उस बंदे से ले रहे हैं जो इस वक्त सिस्टम में बैठा हुआ है और उस वैल्यू एडिशन का टैक्स आप अपफ्रंट ले रहे हैं जो आपको पता है कि वो वैल्यू ऐड कर रहा है होलसेल या रिटेल सेक्टर में, मगर आप एडमिट करते हैं कि वो टैक्स उनसे हम कलेक्ट नहीं कर सकते तो हम अपफ्रंट ले लें। सही है। ये जो फर्दर टैक्स है, ये आपका एक्स्ट्रा टैक्स है, ये थर्ड स्केड्यूल है, ये सारी वैट रिजीम की डिस्टॉर्शंस हैं और दिस इज ओनली फॉर द रीजन दैट कि ये हमारी इस वक्त लेजिस्लेचर की या जो हमारी FBR है या जो अथॉरिटीज हैं, ये दिस इज एन एडिशन ऑफ अ फेलियर। इसको डन अवे करना चाहिए इनको फॉरन इमीडिएटली। यस, अब अगर करने जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा इशू आता है कि ये इमीडिएट बेस पे रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो आएगी उसको कैसे बीट करेंगे। बट यहाँ तो रियलाइजेशन तो पहली स्टेज पे इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं हो रही है। चीजें, ये रिजीम्स जो हैं ये डिस्टॉर्शन है, प्रेजेंटिव टैक्स एग्जम्पशन का इशू है। 148 का एग्जम्पशन लेना जो है एक बिल्कुल ही जो है शेयर हो गया है, मतलब इतने मसाइल हो गए हैं। 153 का एग्जम्पशन लेने जाएं जो मिनिमम टैक्स पे 2% वाला है, तो उसके साथ उन्होंने ऑडिट की कंडीशन लगा दी है। तो क्या समझते हैं कि एग्जम्पशन कोई मतलब इसकी वायबिलिटी रह गई है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो इस वक्त विदहोल्डिंग से जो एग्जम्पशंस जो हैं, अब जैसे 148 के लिए एक अपना एक SRO या 72 भी है, 153 जो है उसके लिए एक अपना SRO है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए उसका अपना SRO है। अब अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, 148 लेने के लिए आपको 153 का क्रेडिट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, 153 के लिए 140। तो एक सिंपल लॉ हमने सजेस्ट कर रहे हैं कि आप एक 159 में लिख दें और ये लिख दें कि कमिश्नर के पास इख्तियार हो कि अगर उस बंदे की फॉर द ईयर की टैक्स लायबिलिटी किसी भी तरीके से डिस्चार्ज हो गई है ड्यू टू विदहोल्डिंग्स और रिफंड एडजस्टमेंट, तो आप उसको उसके फिर सारे विदहोल्डिंग से उसके एग्जम्पशन दे दें। ये क्या बात सही नहीं है कि इसको मिनिमम टैक्स कर दें, 1% कर दें 148 पे, तो आपको जानी छूटे बिकॉज एग्जम्पशन देते हुए कमिश्नर को जो है ना प्रॉब्लम होती है। जी तो ये भी हो सकता है कि जैसे पहले भी था कि 2% या 1% पे मिनिमम रिड्यूस्ड रेट पे टैक्स दे दिया जाता था। अब उसमें प्रॉब्लम्स FBR के लिए भी यकीनन आती है कि उसमें बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरर कमर्शियल इंपोर्टर बन रहे होते हैं, कमर्शियल इंपोर्टर मैन्युफैक्चरर बन रहे होते हैं। तो मगर सबसे पहले तो आप जो अंडरलाइंग लॉ है उसको पहले सीधा करें और सिंप्लीफाई करें, ठीक है, और उसमें एक सिंपल एक प्रोविजन डाल दें, ये सारे SROs खत्म करें और एक सिंपल प्रोविजन डाल दें
कि आपका टैक्स पेयर का अगर कोई फॉर द ईयर की टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई है तो आप उसमें फिर उसको आगे सारे विदहोल्डिंग से एग्जामिशंस दे सकते हैं कमिश्नर। ठीक है, आज ये नहीं हो रहा, उसी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेंट्स हैं, करप्शन है। और ये लाइकवाइज जो रिफ़ंड के लिए जो मेरी पर्सनल मेरी जो मैं 2-3 फोरम से मैं बोल चुका हूँ, रिफ़ंड जो है वो बहुत सीरियस इशू है। ठीक है, अब रिफ़ंड के लिए मेरी जो पर्सनल सजेशन थी वो ये थी कि रिफ़ंड जिन लोगों को इशू हो रहे हैं उनके नाम पब्लिश किए जाएं। ठीक है, और जो हमें प्रोग्राम क्लोज करना है, फिर इंशाल्लाह आप किसी वक्त बुलाएंगे। नाजरीन, एक आदत होती है जो कौमें लीडरों को देखकर उस आदत में आगे बढ़ती हैं और इनकी आदतें मजबूत होती है, तो ये जिम्मेदारी लीडरों की है कि वो आवाम को टैक्स के रुझान की तरफ लेके आएँ। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये टारगेट बेस हो गया है, ये रेवेन्यू बेस्ड निज़ाम बन गया है, रादर देन ये एक्सपेंशन की तरफ नहीं जा रहा, और इसकी वजह से इस निज़ाम में ये मुस्तहकम भी नहीं हो रहा और ये निज़ाम जो है वनरेबल होता जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि FBR हुकूमत इस बात पे सोचें, टैक्स बार एसोसिएशन से मुज़ाकरात करें, ICAP से मुज़ाकरात करें, बैठें, ट्रेड बॉडी से मुज़ाकरात करें और एक ऐसा लाएमल तैयार करें जिससे जो है सूरत हाल पाकिस्तान टैक्स निज़ाम को बेहतर कर सके। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।